ए फॉर एक्सप्लेनर पर स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक राज से। कहा जाता है कुछ म्यूजिक इतना ताकतवर होता है कि वो आत्माओं तक को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ तक कि वो म्यूजिक भविष्य और अतीत से भी सोल्स को बुला सकता है। और सबसे डरावनी बात, ये इविल सोल्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है। कहानी के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं सैमी नाम का एक लड़का जो हाथ में गिटार लिए खून से लथपथ चर्च के अंदर आता है। उसकी हालत देखकर चर्च के लोग घबरा जाते हैं। चर्च में सब लोग सैमी को खून से लथपथ देखकर दहशत में आ जाते हैं। पादरी उससे कहते हैं म्यूजिक छोड़ दो, तभी ये शैतानी ताकतें तुम्हें छोड़ेंगी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ? एक दिन पहले सैमी अपने बैंड के साथ ब्लू म्यूजिक बना रहा था, इतना असरदार कि लोग ही नहीं आत्माएं भी उसमें खो जाती थीं। लेकिन उसके पिता को उसका ये जुनून बिल्कुल मंजूर नहीं था। सैमी के डैड को उसका म्यूजिक का पैशन बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर एक बड़ा खुलासा होता है, सैमी के डैड वही पादरी हैं जिन्हें हमने चर्च में देखा था। इसके बाद कहानी में आते हैं दो भाई, स्टक और स्मोक। उनके पास ढेर सारा पैसा होता है जो उन्होंने एक बड़े गैंगस्टर से लूट लिया था। लेकिन इतना पैसा और ताकत होने के बावजूद लोग उनकी इज्जत नहीं करते क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। शहर में आते ही वो एक गोरे आदमी से महंगी जमीन खरीद लेते हैं ताकि वहां अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सके। स्टक और स्मोक शहर में अपनी कम्युनिटी के लिए नाइट क्लब खोलना चाहते थे, लेकिन क्लब के लिए गाने बजाने वाला चाहिए था। तभी स्टेशन पर उन्हें सैमी और उसके बैंड की म्यूजिक बेहद पसंद आ जाती है। वो सैमी को अपने क्लब में परफॉर्म करने का ऑफर देते हैं। साथ ही वो दो चाइनीज लोगों को भी हायर करते हैं ताकि क्लब में खाने पीने का इंतजाम हो सके। उधर स्मोक अपनी वाइफ वुडो से मिलने चला जाता है। स्मोक की वाइफ को उसका नया बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था, इसी वजह से स्मोक उससे दूर रहने लगा था। सालों बाद मिलने पर भी दोनों में बहस हो जाती है। स्मोक की वाइफ कहती है तुम लोग वर्ल्ड वॉर 1 से सिर्फ मेरे वुडो मैजिक की वजह से बचे थे। इस पर स्मोक तड़प कर कहता है अगर तुम्हारा मैजिक इतना पावरफुल था तो हमारी बेटी क्यों नहीं बच पाए? वो भी तो हमारी ही तरह थी। ये सुनकर उसकी वाइफ खामोश हो जाती है। स्मोक की वाइफ देखती है कि स्मोक ने आज भी उसका दिया हुआ पेंडेंट पहन रखा है, इसी वजह से वो अब भी उसे प्यार करती है। तभी सीन कट होता है। एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालात में दिखता है, जैसे किसी के जुल्म से भागकर आया हो। वो एक कपल के घर में छुप जाता है, पर थोड़ी देर में वैम्पायर हंटर्स उस कपल के घर आ धमकते हैं। मगर कपल उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल देता है, हमारे घर कोई नहीं आया। जैसे ही हंटर्स वहां से चले जाते हैं, वो अजनबी आदमी अचानक लड़के पर हमला कर देता है और उसका खून पी जाता है। तभी सच सामने आता है, लड़का भी वैम्पायर बन चुका था। उसकी वाइफ उसे देखकर जोर से चीखती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर कहानी लौटती है स्मोक और स्टक पर, जिनका नाइट क्लब अब पूरी तरह तैयार है। आज ओपनिंग नाइट है और स्मोक सख्त हिदायत देता है, कोई बिना टिकट या कम पैसों में अंदर नहीं घुस पाएगा। सैमी की म्यूजिक इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, आत्माओं और वैम्पायर्स को भी अपनी तरफ खींचने लगी। अब तीनों वैम्पायर उस नाइट क्लब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए थी। उन्होंने स्मोक से एंट्री मांगी, पर स्मोक ने साफ मना कर दिया। वजह, वो सब व्हाइट थे और व्हाइट लोगों ने उसकी कम्युनिटी को कभी सम्मान नहीं दिया था। सैमी की म्यूजिक इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, आत्माओं और वैम्पायर्स को भी अपनी तरफ खींचने लगी। अब तीनों वैम्पायर उस नाइट क्लब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए थी। उन्होंने स्मोक से एंट्री मांगी, पर स्मोक ने साफ मना कर दिया। वजह, वो सब व्हाइट थे और व्हाइट लोगों ने उसकी कम्युनिटी को कभी सम्मान नहीं दिया था। वैम्पायर ने समझाने की कोशिश की, हम सिर्फ इस गाने से खींचे चले आए हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, सब लुटा देंगे। लेकिन स्मोक टस से मज नहीं हुआ। ये उसका बदला था, इज्जत के लिए, पहचान के लिए। और अब ये वैम्पायर्स चुप बैठने वाले नहीं थे। बाहर वैम्पायर्स गाना गाने लगते हैं। वहीं क्लब में स्मोक और स्टक की मैरी से लड़ाई हो जाती है, जो गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर उसे वही वैम्पायर्स मिलते हैं। वो कहते हैं हमें क्लब में घुसने दो, हमारे पास सोने के सिक्के हैं। लेकिन मैरी को उनका बर्ताव अजीब लगता है। तभी एक वैम्पायर लार टपकाते हुए
अचानक उस पर हमला कर देता है। वैम्पायर ने मैरी पर हमला कर उसे काट लिया और उसका खून पीकर उसे भी वैम्पायर बना दिया। अब मैरी क्लब के पास गई, परमिशन ली और अंदर चली गई। वहां उसने स्टक को अपनी तरफ खींचा और अचानक उस पर हमला करके उसका भी खून पी लिया, जिससे स्टक भी वैम्पायर बन गया। ये सब स्मोक अपनी आंखों से देख रहा था। वो अपने भाई को बचाने के लिए मैरी पर गोली चला देता है, लेकिन मैरी हंसते हुए गोलियां झेलकर वहां से चली जाती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। स्मोक, जो उसे अपनी बहन मानता था, ये देखकर टूट जाता है और अपना नाइट क्लब खाली करवा देता है। तभी उसकी वाइफ आती है और बताती है कि मैरी अब वैम्पायर बन चुकी है, इसीलिए गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि स्मोक की वाइफ जानती थी वुडू मैजिक की सारी ताकतें। क्लब का गार्ड थोड़ी देर हवा खाने बाहर जाता है, लेकिन वैम्पायर उस पर भी हमला कर उसे वैम्पायर बना देते हैं। वापस लौटकर वो अंदर जाने की परमिशन मांगता है। तभी स्मोक की वाइफ समझ जाती है कि वो अब वैम्पायर है। गार्ड कहता है, ठीक है, अंदर मत आने दो, पर आज की सैलरी तो दे दो। स्मोक जैसे ही पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैम्पायर अचानक उस पर झपट पड़ता है। जैसे ही वैम्पायर स्मोक का हाथ काटने ही वाला होता है, स्मोक फायर कर देता है। उधर क्लब के अंदर स्टक, जो मैरी के काटने से वैम्पायर बन चुका था, होश में आता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोगों पर हमला करे, स्मोक की वाइफ उस पर गार्लिक जूस फेंक देती है, जिससे वो तड़प उठता है। फिर स्मोक की वाइफ सबको बताती है, वैम्पायर से बचने के कई तरीके हैं, बस उन्हें खुद से दूर रखना सीखो। स्मोक की वाइफ सबको बताती है, वैम्पायर से बचना है तो गार्लिक सबसे कारगर है। अगर मारना हो तो सिर्फ सिल्वर या लकड़ी से ही मारा जा सकता है। और याद रखो, कोई इंसान बिना परमिशन के अंदर आ सकता है, लेकिन वैम्पायर नहीं। इसलिए अगर कोई परमिशन मांगता है, समझ जाओ वो इंसान नहीं है। फिर वो सबको गार्लिक खाने को देती है, ताकि पता चले कौन अब भी इंसान है और कौन नहीं। स्मोक ने तो क्लब के कई लोगों को बाहर निकाल दिया था, ताकि क्लब के अंदर कम से कम लोग रहें और खतरा कम हो। लेकिन बाहर जाते ही वो लोग वैम्पायर्स के शिकार बन गए। वैम्पायर्स ने उन पर हमला कर दिया और धीरे धीरे सबको वैम्पायर में बदलते चले गए। जैसे जैसे और लोग वैम्पायर बने, उन्होंने अपने ही जैसे दूसरे लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरा शहर मानो एक वैम्पायर जोन में बदल रहा था। और अब ये सारे नए बने वैम्पायर्स एक साथ अपनी ही पार्टी कर रहे थे, हंसी, म्यूजिक और खून के खौफनाक संगम के बीच। लेकिन असली खतरा ये था कि वो सब इंतजार कर रहे थे कि क्लब के अंदर बचे इंसान कब बाहर निकले। बाहर वैम्पायर्स हमला करने को तैयार थे। स्मोक की वाइफ सबको समझाती है, हमें पूरी रात यहीं रहना होगा। सूरज की रोशनी होते ही वैम्पायर गायब हो जाएंगे। तभी पहला वैम्पायर आता है और कहता है, वैम्पायर बन जाओ। यहाँ कोई रंगभेद नहीं और मौत का डर भी नहीं। और यही वैम्पायर की दुनिया का एक खौफनाक सच सामने आता है। वैम्पायर जब किसी इंसान को अपना शिकार बनाता है, तो उसकी यादें भी उस वैम्पायर को मिल जाती है। जैसे उस कपल की जो स्मोक और स्टक पर हमला करने वाला था, सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक होते हुए भी अमीर बन गए थे। वैम्पायर कहता है, देखो, इंसान तुम्हारी तरक्की नहीं झेल सकते, तो क्यों ना तुम भी वैम्पायर बन जाओ, हमेशा के लिए ताकतवर। तभी वैम्पायर कहता है, अगर तुम सब नहीं मानते तो कम से कम सैमी को हमें सौंप दो। उसके म्यूजिक में वो ताकत है जो पास्ट और प्रेजेंट की सोल्स को खींच सकती है। अब सिर्फ वही चाइनीज औरत बची थी जो क्लब के रेस्टोरेंट को चला रही थी। वैम्पायर उसे धमकी देते हैं, हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बेटी पर हमला करेंगे। ये सुनकर वो औरत गुस्से में कहती है, अगर लड़ना पड़ा तो मैं अकेली ही तुम सबसे भिड़ जाऊंगी। और इसी बहस में वैम्पायर्स को क्लब में घुसने की परमिशन मिल जाती है और वो अंदर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वैम्पायर्स अंदर घुसते ही हमला कर देते हैं। इस हमले में स्मोक की वाइफ, जिसने उन्हें ललकारा था, और सैमी के बैंड का वो मेंबर जिसने उसे म्यूजिक सिखाया था, दोनों मारे जाते हैं। सबसे दर्दनाक मौत स्मोक की वाइफ की थी, क्योंकि स्मोक ने उसे अपनी आंखों के सामने खो दिया। और अब लड़ाई सिर्फ वैम्पायर्स से नहीं, बल्कि अपने अंदर के गुस्से और दुख से भी थी। वैम्पायर ने स्मोक की वाइफ पर हमला कर दिया
और उसे भी वैम्पायर में बदलने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह वैम्पायर बन पाती, स्मोक ने कांपते हाथों से अपनी ही वाइफ को वुडन स्टिक घोंपकर मार डाला, क्योंकि वो जानता था अगर वो वैम्पायर बन गई तो और भी मासूम लोग मारे जाएंगे। इस बीच सैमी और उसके साथी भी अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थे। सैमी और उसके साथी वैम्पायर से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैमिक, वो खतरनाक पहला वैम्पायर, उनका रास्ता रोक लेता है। दूसरी तरफ स्मोक अपने ही भाई स्टक से भिड़ रहा था। तभी रैमिक सैमी पर हमला कर देता है और उसके पार्टनर को काट लेता है। लहूलुहान हालत में सैमी का साथी कहता है, मुझे छोड़ो, अपनी जान बचाकर भागो, इतने सारे वैम्पायर से तुम अकेले नहीं लड़ सकते। वैम्पायर सैमी के पीछे पागलों की तरह पड़े थे। खुद को बचाने के लिए सैमी ने अपना गिटार रैमिक के सिर पर दे मारा। उस गिटार में सिल्वर छुपा था, जिससे रैमिक बुरी तरह तड़प उठा, और क्योंकि सारे वैम्पायर्स उससे जुड़े थे, सबको दर्द हुआ। सैमी को भागने का मौका मिला, लेकिन तभी रैमिक फिर से उस पर टूट पड़ा। तभी रैमिक भागते हुए सैमी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त स्मोक आकर सैमी को बचा लेता है। स्मोक एक लकड़ी की स्टिक लेकर रैमिक के सीने में घोंप देता है। रैमिक मरते ही बाकी सारे वैम्पायर भी हैरान और सदमे में आ जाते हैं। तभी सूरज उगने लगता है, और चूंकि ये नए बने वैम्पायर थे, इन्हें पता ही नहीं था कि दिन की रोशनी से कैसे बचना है। सूरज की किरणें पड़ते ही सारे वैम्पायर एक एक कर जलकर राख में बदल जाते हैं। इसके बाद स्मोक सैमी को जल्दी वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि जिस गैंगस्टर के पैसे उसने कहानी की शुरुआत में लूटे थे, उसके आदमी जरूर उस पर हमला करेंगे। और ठीक वैसा ही होता है। कई लोग स्मोक को पकड़ने आ जाते हैं। स्मोक अकेले ही गन लेकर उनसे लड़ता है और कई लोगों को मार गिराता है। लेकिन दूसरी तरफ से भी लगातार गोलियां चल रही थी, जिनसे स्मोक बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हम देखते हैं कि अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो अपनी आखिरी सांसों में अपनी वाइफ और बेटी को याद करता है और वहीं दम तोड़ देता है। फिर हमें सैमी दिखता है, जो वही टूटा हुआ गिटार लिए चर्च में लौट आता है। यही वही सीन है जिससे इस मूवी की शुरुआत हुई थी। सैमी के डैड यानी पादरी उसे म्यूजिक छोड़कर प्रे करने को कहते हैं, मगर सैमी मना कर देता है और गिटार लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 60 साल बाद का टाइम दिखाते हैं, जहां बूढ़ा सैमी अब भी ब्लू म्यूजिक बना रहा होता है और अपने सुरों में खोया रहता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।